वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं बुर्का। दोस्तों, जो भी हम मूवी एक्सप्लेन करते हैं उसमें हमारा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं रहता। जो मूवी में दिखाया गया है वही हम दिखाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम नाजमा नाम की एक मुस्लिम लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर में अकेली होती है। हमें सबसे पहले नाजमा की डेली लाइफ को दिखाया जाता है, जिसमें वो कब उठती है, कैसे अपने सारे काम करती है, कब खाती है, बाकी चीजें। यहाँ नाजमा को ऐसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वो इस घर में अकेले ही रहती है और शायद यही वजह है कि वो हमें अंदर से काफी दुखी दिखती है। दरअसल नाजमा की शादी 1 महीने पहले रजाक नाम के एक आदमी से हुई थी, जिस वक्त शायद आखिरी बार नाजमा खुलकर मुस्कुराई थी। इसके बाद से उसकी जिंदगी कुछ इस तरह से है कि वो इस घर में बिल्कुल अकेली रहती है और ये घर कभी लोगों से भरा हुआ रहता था। भला बेचारी नाजमा को क्या पता था कि उसके साथ ये सब कुछ होने वाला है। और नाजमा के साथ आखिर हुआ क्या, साथ ही उसका पति और बाकी लोग कहाँ पर हैं, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। एक दिन जब अपना रोज का सारा काम निपटाने के बाद नाजमा सो रही होती है, तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो लगातार दरवाजा खटखटाता रहता है। अब नाजमा थोड़ा घबरा जाती है कि ये है कौन, क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि इतनी रात आखिर कौन आया है। वो तो बिल्कुल अकेली रहती है, उसका किसी से बातचीत भी नहीं है। वो डर रही होती है कि उसको दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। इस तरह की कई बातें उसके मन में चल रही होती हैं, लेकिन फिर वो हिम्मत करके एक नकाब पहनकर देखने के लिए जाती है कि आखिर है कौन। यहाँ वो देखती है कि उसके दरवाजे पर एक घायल आदमी खड़ा है, जिसे काफी चोटें भी लगी है। फिर वो आदमी नाजमा को देखकर उससे पानी मांगता है। नाजमा कहती है कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सकती, तो आप बगल के घर से पानी मांग लीजिए। इस पर वो आदमी नाजमा से विनती करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे पानी दे दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर वो आदमी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद नाजमा के दरवाजे पर पुलिस भी आती है, जिनके पूछने पर नाजमा उनसे झूठ कह देती है कि यहाँ कोई नहीं आया। दरअसल यहाँ पर नाजमा उस आदमी को बेहोश देखकर उसे अपने घर के अंदर लेके आ जाती है, जिसके बाद उसने सबसे पहले उस आदमी को पानी पिलाया, फिर उसके जख्मों की मरहम पट्टी की। और इस पॉइंट पर हमें ये भी जानने को मिलता है कि नाजमा शादी से पहले नर्सिंग का काम करती थी, शायद इसीलिए वो खुद को इस आदमी की मदद करने के लिए रोक नहीं पाई। वो अब इस आदमी को लेटाने के बाद नमाज पढ़ती है। फिर इसके बाद वो अपने पति की एक शर्ट को निकालकर इस आदमी के बगल में रख देती है। उसके बाद वो यूं ही बैठकर उसके उठने का इंतजार करने लग जाती है। अब जब सुबह उस आदमी को होश आता है तो नाजमा उससे कहती है कि आपकी शर्ट खून में रंग गई थी, इसलिए वहां पर जो शर्ट रखी है आप उसे पहन लीजिए। वो आदमी भी इन सब के लिए नाजमा को थैंक यू कहकर जाने के लिए उठता है, लेकिन नाजमा उसको रोक लेती है और कहती है कि देखिए, अभी आप यहाँ से ना जाओ, बल्कि रात को चले जाना, क्योंकि इस वक्त अगर किसी ने आपको देख लिया तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरी बदनामी हो जाएगी। फिर उसकी बात को मानते हुए वो आदमी वहीं रुकने के लिए मान जाता है। यहाँ वो आदमी नाजमा से पूछता है कि आपने एक अनजान आदमी की मदद की, आपको डर नहीं लगता कि कहीं मैं आपको कोई नुकसान न पहुंचा दूं? नाजमा भी कहती है कि मैं एक नर्स हूँ, मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की, नहीं तो अगर आपने कुछ ऐसा सोचा भी तो जिस हाथ से मैंने आपकी मदद की उसी से आपका खात्मा कर दूंगी। यहाँ नाजमा का रिप्लाई सुनकर वो हंसने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि नाजमा ने उसके सामने बुर्का पहना हुआ है, इसलिए वो उससे पूछता है कि आखिर आपने अपने घर में बुर्का क्यों पहना हुआ है। जवाब में नाजमा उसे बिना कुछ कहे अंदर चले जाती है। लेकिन जब यही सवाल वो बाद में दोबारा करता है तो नाजमा कहती है कि मेरे पति की मौत को अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं और इस वक्त मैं इद्दत में हूँ, जिस दौरान मुझे ना तो पराये मर्द को अपना मुंह दिखाना है और ना ही किसी से ज्यादा बात करनी है। यही वजह है कि मैं इस घर में अकेली हूँ, क्योंकि इद्दत के वक्त मुझे इस तरह ही अपना काम करते हुए अपना समय अकेला बिताना है। अब ये बात जानकर उस आदमी को काफी अजीब लगता है। फिर वो फ्रेश वगैरह होने के बाद साथ में नाश्ता करने लग जाते हैं और इस दौरान भी नाजमा उस आदमी की तरफ पीट करके बैठी होती है। फिर वो नाजमा से उसके पति के बारे में सवाल करता है। वो बताती है कि मेरे पति की मौत शादी के 1 हफ्ते बाद एक्सीडेंट में हो गई थी। इतना कहकर वो रोने भी लगती है। अब उसको रोता हुआ देखकर वो आदमी नाजमा से कहता है कि सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके जख्मों को खुरीदा। उसकी इस बात पर नाजमा थोड़ा गुस्से में उससे बोलती है कि आप मेरे लिए एक अजनबी हो, आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी फील ना करिए। यहाँ वो बंदा नाजमा से कहता है कि आपने मेरी जान बचाई तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं आपके दुख दर्द को फील कर सकूं। इस पर भी नाजमा तुरंत जवाब देती है कि आपकी जगह अगर कोई कुत्ता भी होता तो उसके लिए भी मैं यही करती, इसलिए आप मेरी जिंदगी में ज्यादा दिलचस्पी ना लीजिए। इस पॉइंट पर नाजमा उल्टा उससे पूछती है कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हें ही चोट कैसे लगी। इस सवाल से वो आदमी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, इसका ये मतलब नहीं कि आपको मैं अपनी जिंदगी से जुड़े हुए सारे राज बताऊं। ये बात सुनकर नाजमा के चेहरे पर थोड़ी हंसी आ जाती है। इसके कुछ देर बाद नाजमा खुद उससे आकर कहती कि चलो हम दोनों एक एक करके
एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो शायद दिन नहीं बीतेगा। और यहाँ दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस अजनबी इंसान का नाम सूर्या है। इसके बाद बातों ही बातों में नाज़मा बताती है कि इद्दत के दौरान औरतों को बुर्के में रहना पड़ता है और ये वक्त 4 महीने 10 दिन का होता है। इस दरमियान मुझे अपने सारे काम खुद से करने होंगे और अकेला रहना होगा। बाकी इद्दत का वक्त खत्म होने के बाद तो मैं अपने मन से जो मर्जी करूं वो कर सकती हूं, फिर चाहे मैं दूसरी शादी क्यों न कर लूं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मजहब के हिसाब से ये वक्त मुझे बुर्के में गुजारना होगा। अपने बारे में थोड़ा बताने के बाद नाज़मा सूर्या से सवाल करती है कि आखिर तुम्हारे पीछे पुलिस क्यों पड़ी हुई है। सूर्या कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से पूरी की, पर जब काफी कोशिशों के बाद भी मेरी जॉब नहीं लगी तो ना चाहते हुए मुझे रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करनी पड़ी। यहाँ उसकी जिंदगी के बारे में जानकर नाज़मा उससे कहती है कि चलो किसी मामले में तो हम दोनों एक जैसे हैं, मैंने अपने पति को खो दिया और तुमने अपने पेरेंट्स को। इसी बीच जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो नाज़मा की सास का उसे फोन आता है। वो नाज़मा से कहती है कि हम लोग कल आने वाले हैं, और जब सूर्या पूछता है कि किसका फोन था तो नाज़मा भी कह देती है कि कल मेरी सास आने वाली है। और यहाँ हम देखकर पता लगा पाते हैं कि ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के थोड़े करीब आने लग गए हैं, मतलब इनका बॉन्ड अच्छा हो जाता है। जिस सूर्या से वो कुछ घंटे पहले बात करने से भी कतरा रही थी, अब वो उसको सब कुछ बता रही है। इसके आगे बात करते हुए नाज़मा बताती है कि मैं जब इस घर में आई थी तो यहाँ का माहौल बहुत ही खुशहाल था। हर लड़की की तरह इस शादी से भी मेरे कुछ सपने थे, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ बहुत ही बुरा खेल खेला। नाज़मा की बात सुनकर सूर्या थोड़ा दुखी होता है। वो नाज़मा से कहता है कि इस तरह आखिर तुम इस घर में अकेले कैसे रहती हो। वो भी कहती है कि मेरा अकेलापन उस काल कोठरी की तरह है जिसमें जरा भी उजाला नहीं है। अगर कोई तुमसे पूछे कि 2 दिन पहले तुमने क्या खाया तो तुम्हें शायद थोड़ा सोचने के बाद बताना पड़े, लेकिन मैं तो रोज एक जैसा काम करती हूँ, एक जैसा खाती हूँ, एक जैसा रहती हूँ। ना तो कोई मुझसे बात करने वाला है और ना ही कोई मुझे समझने वाला। हर पल काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखा है। उसकी इस बात पर सूर्या उससे आगे पूछता है कि आखिर आप इस रिचुअल को फॉलो क्यों कर रही है। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने लिए जीना चाहिए। नाज़मा जवाब देती है कि मजहब ही एक आदमी की पहचान होती है, इसलिए उसमें जो भी नियम बताए गए हैं उसे हमें अपनाना चाहिए, नहीं तो सोसाइटी और लोग हमें पहचाने से भी इनकार कर देंगे। अब सूर्या नाज़मा से रिवील करता है कि मैंने पहले तुमसे अपने बारे में झूठ बताया। मेरे माता पिता दोनों मर चुके हैं, ऐसा झूठ है। बल्कि मुझे ये पता है कि मेरी माँ असल में प्रोस्टिट्यूट थी और मेरा पिता कौन है ये मुझे नहीं पता, और इस वजह से लोग मुझे बहुत गालियां भी देते हैं। मगर मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं असल में क्या हूँ ये मुझे खुद ही जानना है। बाकी मेरी पहचान मुझे कोई दूसरा क्या बताएगा। मायने ये रखता है कि मेरी माँ खुद चाहे जैसी भी थी, लेकिन उसने मुझे पूरी परवरिश से पाला है। अब अपनी बात को पूरा करने के बाद सूर्या नाज़मा से पूछता है कि तुम्हारे मजहब में इद्दत सिर्फ औरतों के लिए बनाया गया है या फिर मर्द भी उसको फॉलो करते हैं। वो कहती है नहीं, ये सिर्फ औरतों के लिए है। अब सूर्या मजहब पर सवाल उठाते हुए पूछता है आपका मजहब औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग क्यों है। वो कहती है कि क्योंकि औरतों की तरह मर्द प्रेग्नेंट नहीं होते। इद्दत का ये वक्त 4 महीने 10 दिन का होता है। इस बीच औरत अगर प्रेग्नेंट हो गई तो लोग उसे गलत समझेंगे। हालांकि मेरे पति ऐसे नहीं थे, उनकी सोच बहुत ही अच्छी थी। जिस दिन हमारी पहली रात थी मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की। मैंने उनसे कहा कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और मेरे पति ने मेरी बात मान ली। उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और तब से मैं घुट घुट कर जी रही हूँ। यहाँ सूर्या कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे पति से ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप पढ़ी लिखी हो, इसलिए तुम्हें ऐसे रिचुअल या मजहब की चीजों को फॉलो नहीं करना चाहिए। मजहब तो बस एक बहाना है, बल्कि ये सब सिर्फ लोग अपने आसपास के लोगों के लिए करते हैं। जिंदगी तुम्हारी है तो उसे तुम अपने लिए जियो, ना कि दूसरों के लिए। अब नाज़मा सूर्या की बातें सुनकर एकदम रो पड़ती है। उसी बीच सूर्या के दोस्त का उसको कॉल आता है और वो उससे बात करने के लिए चला जाता है। इसी दौरान नाज़मा चुपके से सूर्या की फोटो लेकर अपनी दोस्त को भेज देती है और इस तरह दोनों ही अपने अपने दोस्तों से एक दूसरे की बातें बताने लग जाते हैं। जैसे कि नाज़मा वो अपनी दोस्त से बताती है कि ये लड़का बहुत ही शरीफ है, इसने मुझसे काफी अच्छी तरह से बातें की और उसने अभी तक मेरा चेहरा भी नहीं देखा। नाज़मा की दोस्त उसे सूर्या को घर से निकलने के लिए कहती है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेती हो। दूसरी तरफ सूर्या अपने दोस्त से नाज़मा के बारे में बताते हुए कहता है कि ये वही लड़की है जिसने कल रात मुझे अपने घर में रखा और मेरी मरहम पट्टी की। आगे वो बताता है कि ये लड़की अपनी उम्र से भी कई ज्यादा समझदार है और बातें तो ये आंखों से करती है, और शायद मैं भी उसकी आंखों की भाषा समझने लगा हूँ। यहाँ जब सूर्या ये सब कह रहा होता है तो नाज़मा चुपके से ये सब सुनकर बड़ी खुश होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड अब अट्रैक्शन में बदलने लगा था। इसके बाद नाज़मा अपने और सूर्या दोनों के लिए चाय बनाती है, जिसे पीते हुए वो सूर्या से कहती है तुम्हारी वजह से मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आई है, नहीं तो रोज तो मैं बोर ही होती रहती हूँ। कोई भी नहीं होता मुझसे बात करने वाला, मुझे समझने वाला। सूर्या हंसते हुए कहता है कि चलो कम से कम हम आपके टेम्पररी सोल्यूशन तो बन गए।
नाजमा भी उसे हाजिर जवाबी देते हुए कहती है कि तुम अब टेम्पररी नहीं बल्कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी बनकर परमानेंट रहोगे। बल्कि तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो पिंजरे में बंद किसी चिड़िया को आजाद छोड़ दिया गया हो। फिर दोनों मजहब के ऊपर बात करने लग जाते हैं। दरअसल सूर्य चाहता है कि नाजमा खुद के लिए स्टैंड ले, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उसके लिए ये इतना आसान भी नहीं था। दुनिया के रीति रिवाज और नियमों को मानने के लिए हर औरत मजबूर ही होती है। अब नाजमा सूर्य से कहती है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? सूर्य कहता है कि हाँ, मेरी शादी को काफी समय बीत गया है। अब इस जवाब को सुनकर नाजमा थोड़ा उदास हो जाती है और सूर्य कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। इसको सुनते ही नाजमा का चेहरा खिल उठता है। रात में नाजमा सूर्य के लिए बिरयानी बनाती है। इस दौरान फिर से वो सूर्य से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? सूर्य कहता है कि मुझ जैसे बिना पैसे वाले बेकार से दिखने वाले इंसान से भला कौन शादी करेगा? आजकल की लड़कियां तो एक सेटल्ड बंदे को ढूंढती है, भले मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा? ऐसा क्या है मेरे अंदर? इसके जवाब में नाजमा कुछ नहीं कहती। तो फिर सूर्य उससे पूछता है कि मैं कुछ घंटों के बाद यहाँ से चला जाऊंगा, इसलिए अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हारे मन की बात सुनने के लिए कोई नहीं रहेगा। नाजमा कहती है कि सच में तुम्हारे जाने के बाद मैं फिर से अकेली पड़ जाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ और पल बिता सकूं। वो सूर्य से कहती है कि तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और सुबह होते ही निकल जाना। अब उसकी रिक्वेस्ट को मानकर सूर्य रात भर रुकने का फैसला कर लेता है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद नाजमा सूर्य को पूरे घर की अपनी सारी चीजें दिखाती है। सूर्य भी समझ जाता है कि नाजमा उससे प्यार करने लगी है, लेकिन उसे उसका मजहब अभी भी रोक रहा होता है, इसलिए वो भी उसके साथ ये पल गुजार कर यादें बटोरना चाहता है। दोनों के बीच जो भी है बहुत प्योर है। और अब इस तरह बाकी का समय बीत जाता है और नाजमा से विदा लेकर सूर्य जाने लग जाता है। जिस दौरान नाजमा उसे जाता हुआ देख आखिरकार अपना नकाब हटाती है और नाजमा के चेहरे को देखकर सूर्य पूरी तरह से खिल उठता है। साथ ही नाजमा की आंखों में भी आंसू होते हैं और ओंठों पर एक मुस्कान लिए वो अलविदा कहती है, मानो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कह रहे हो कि चाहे जितना भी वक्त क्यों न लगे, दोनों को एक दूसरे का हमेशा इंतजार करना चाहिए। और इसी तरह सूर्य आखिरकार चला जाता है और तब उसके साथ बिताए हुए इन खास पलों के सहारे नाजमा अपने बाकी बचे हुए इद्दत के दिन गुजारने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी होती है यहाँ पर खत्म। दोस्तों, इस मूवी में भी कुछ वैसा खास नहीं था। इसको बनाने के पीछे डायरेक्टर का क्या उद्देश्य रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।